अस्सलाम वालेकुम। आपको आज की डिबेट में खुशामदीद कहते हैं। वेरी क्विकली आज हमारी डिबेट में जो मेहमान शरीक है मैं उनका तारुफ करा दूं। लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल कयूम साहब सेनेटर हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, मेरे साथ इस्लामाबाद में मौजूद है। इम्तियाज गुल साहब सीनियर जर्नलिस्ट, मेरे साथ इस्लामाबाद में मौजूद है। हामिद मीर साहब सीनियर सहाफ़ी तजज़ियेकार, हामिद मीर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं और हामिद मीर साहब को अभी अवार्ड मिला है। हामिद मीर साहब बहुत बहुत मुबारक हो आपको। विनोद शर्मा साहब भारतीय सहाफी हैं, हिंदुस्तान टाइम्स के एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं, वो हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद होंगे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो ताल्लुकात जितने अब खराब हैं शायद इससे पहले कभी नहीं देखे गए। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने इस बात की तस्दीक की कि सिफारती लिबादा ओढ़कर काम करने वाले भारतीय जासूस नेटवर्क को बेनकाब किया गया। इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के जो 8 अहलकार थे वो पाकिस्तान में तखरीबी कार्रवाइयों में मुलव्वस पाए गए। उनके खिलाफ चार्जशीट बहुत लंबी है, जिनमें उन पर तालिबान, कलअदम मजहबी तंजीमों, बलूचिस्तान में अलहदगी पसंदों से रवाबित, पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए उनकी जो मुआवनत, पाक चीन इक्तसादी राहदारी को मुतनाज़ बनाने की कोशिश के साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान, कराची और आजाद जम्मू कश्मीर में हालात खराब करने की कोशिशों के भी इल्जामात हैं। अब कुछ अर्सा कबल याद रहे कि पाकिस्तान का जो सिफारत खाना भारत में है उसके भी एक अफसर को भारतीय इंटेलिजेंस एहलकारों ने हिरासत में लेकर बदसलूकी की थी और फिर जबरदस्ती वहां पर भी बयानात दिलवाए गए थे और पाकिस्तान को अपने सिफारतकारों को वतन वापस बुलाना पड़ा था। इतनी बड़ी तादाद में सिफारतकारों का निकाला जाना यह बहुत ही गैर मामूली है। दूसरी जानिब कंट्रोल लाइन और वर्किंग बाउंड्री पर हालात भी कशीदा हैं। फिर भारतीय खिलाफ वर्जियों के नतीजे में वहां पर शहरी भी शहीद हुए, जख्मी भी हुए। कश्मीर में भारतीय मजालिम का जो सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है और जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट है वो दोनों मुल्कों के दरमियान वो बिल्कुल बंद है। हाल ही दिनों में कुछ वाकयात हुए, फवाद खान की फिल्म वहां सिनेमा में दिखाने पर हमले किए गए सिनेमाओं पर। अब क्या वजह है कि दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी कम होने की बजाय ये बढ़ती जा रही है और ये मामलात क्या यहां पर रुकेंगे या इससे और भी आगे जाएंगे? यही हमारा आज का सवाल है। मैं गुफ्तगू का आगाज पैनल की तरफ हम जाएंगे, मगर तर्जुमान दफ्तर खारजा नफीस जकरिया साहब इस वक्त हमारे साथ लाइन पे मौजूद है। उनसे मैं कुछ सवालात पूछना चाहता हूं। नफीस जकरिया साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मैं सर आगाज करना चाहता हूं, ये जो आपने भारतीय सफारतकारों के हवाले से अब इस बात की तस्दीक है कि यहां पर तकरीबी सरगर्मियों में मुलव्वस है और बड़ी डिटेल्ड चार्जशीट है। मैं जानना चाहता हूं क्या भारत के साथ इन सफारतकारों के हवाले से क्या बात हुई है, अभी मामला कहां पर है? जी अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको पता है कि हमारे जो पहले भी हमने कहा है, कई दफ़ा ये बयान किया है कि भारत जो है वो पाकिस्तान में तकरीबकारी के अंदर उनकी स्टेट एजेंसी जो है मुलव्वस है। इस सिलसिले में आपको याद होगा कि हमने 2015 जो है उसमें अपने डॉसियर्स जो है वो सेक्रेटरी जनरल, यूएन सेक्रेटरी जनरल को सबमिट किए थे और उससे पहले भी 2009 में भी हमने ये टेकअप किया था भारतीय हुकूमत के साथ। और बाद में जो है आपने देखा है कि रिसेंटली जो एक बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ वो कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी के बाद हुआ कि किस तरीके से मुनज़्ज़म तरीके से भारत जो है वो स्टेट एजेंसीज के भारत की वो पाकिस्तान में तहकीकारी करवाने के लिए सरगर्म अमल है। और उसके बाद जो है बहुत सारी चीजें और सामने आई हैं, क्योंकि कुलभूषण यादव ने जो जिस नेटवर्क के लिए वो उसने बिछाया हुआ था उसके जब ताने बाने मिलना शुरू हुए तो काफी गिरफ्तारियां हुई हैं, काफी हमें जो है उसमें मदद मिली है दहशतगर्दी पे काबू पाने के लिए। फिर ये जो चीज हुई है, जो भारत का सिफारती अमला का जो सामने आया है चीज, देखिए तमाम दुनिया के ममालिक के अंदर जो है ये चीज होती है कि लोग कवर में काम कर रहे होते हैं, लेकिन उनके जो डिफाइंड होते हैं पैरामीटर्स कि उन्होंने क्या करना है और किस तरह करना है, और उसमें ये चीज कतई तौर पे कहीं पे अलाउड नहीं होती कि वो तकरीबकारी के अंदर जो है वो उसको कोऑर्डिनेट करे या उसकी फाइनेंसिंग करे। तो इनके ऊपर जो इल्जामात है वो चार्जशीट आपने खुद ही पढ़ के सुना दी है। ये कुलभूषण के बाद जो है वो काफी हमारे जो एजेंसीज थे वो विजिलेंट हुई थी, जाहिर सी बात है हर एक पे नजर थी उनकी कि क्योंकि हमारे मुल्क में तो आपको पता है कि दहशतगर्दी जो है हम सबसे बड़ा उसका जो है शिकार है। मुझे एक चीज बताइए, मैं माजरत आपकी बात काट रहा हूँ, ये क्योंकि इनकी जो चार्जशीट है वो मिलती जुलती है जो कुलभूषण की चार्जशीट थी, तो क्या ये मामला जुड़ा हुआ है ये सफारतकारों का यहाँ पर, इन पर जो चार्जशीट जो इल्जामात लगाए हैं और कुलभूषण वाला जो मामला है? नहीं देखें, कुलभूषण जो है उसके हवाले से तो जो काम हो रहा है वो अभी तक उसकी
इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जो चीज हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं, इनका अगर आप देखें तो बड़ी वजाहत के साथ हमने बताया है कि इनके मैंडेट्स को अगर आप देखें तो जाहिर सी बात है ये इतनी बड़ी तादाद में लोग जो मौजूद हैं उनके हर एक के अपने अपने मैंडेट थे और वो अपने अपने तय जो है वो काम कर रहे थे मुख्तलिफ शोबाजात के अंदर, और यही जो वो हक़ाइक़ है जो सामने आए थे। ठीक है, राइट। इन्होंने आपको लगता है रेड लाइन क्रॉस की। एक और चीज मुझे बता दीजिए, कहा यह जा रहा है कि हालात और खराब हो सकते हैं, कोई कमिश्नर्स को वापस बुलाने तक बात जा सकती है। इस हवाले से सर अभी कोई है, कोई आप रिस्पॉन्स देना चाहेंगे इस चीज पर? हमारे देखिए पाकिस्तान की हमेशा से पॉलिसी रही है और हमने ये पॉलिसी बाकायदा अनाउंस की है और हमने जेस्चर्स भी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने शो किए इसके ऊपर कि हम अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, वर्किंग रिलेशन चाहते हैं, पीस चाहते हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है आई विल नॉट स्पेकुलेट ऑन दिस कि हम आगे जो है वो किस तरफ जाएंगे, लेकिन डेफिनेटली ये जो डेवलपमेंट है ये कोई अच्छी डेवलपमेंट नहीं है और मेरे ख्याल में ये है कि दोनों साइड को जो है इस चीज पे कोशिश करनी चाहिए कि चीजों को कंटेन किया जाए। राइट। नफीस ज़करिया साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब्दुल क़य्यूम साहब, सर क्यों हालात इतने खराब क्यों हो गए? देखिए, इन हालात की एक बैकग्राउंड है ना। पाकिस्तान और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं उसकी एक तारीख है और 1947 में आपने देखा कि तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख लोग तो डिस्प्लेस हुए और रफली 1 मिलियन लोग हलाक भी हुए उसके अंदर। फिर हमारी जंगें भी हुई, फिर कश्मीर का मसला इनके साथ लगा रहा। फिर अभी ऑफ लेट इंडिया ने जब से पाकिस्तान भी न्यूक्लियर बना है तो एक नॉन डिप्लो जो है ना मिलिट्री एक किस्म की जंग जो कि अपने तौर के ऊपर, और उन्होंने डिक्लेयर भी की कि हमें लड़ने की ज़रूरत नहीं है हम अंदर। मैंने इससे पहले कई कॉलम भी लिखे थे और उस पर मैंने एक स्टडी की थी कि ओल्ड जो KGB है उनके ऑफिसर्स के कुछ इंटरव्यूज आए थे, उसमें उन्होंने कहा था कि किन रूट्स से इंडिया के ये लोग अंदर आते हैं और बलूचिस्तान के अंदर खसूसन जो सिचुएशन को ख़राब करते रहे। अच्छा। देखिए, बात यह है कि डिप्लोमेसी जो है ना इसकी एक तारीख है अपनी, और डिप्लोमेसी का पर्पज ये है कि आप ताल्लुकात को बेहतर बनाते हैं, आप एक दूसरे को करीब लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया ने अपने जो डिप्लोमेटिक इनके जो स्टेशंस हैं, लाइक आप देखें अफगानिस्तान के अंदर जो कौंसलेट्स थे वगैरह हमारे बॉर्डरों के साथ लगा के, तो वो ये स्पाइंग के लिए इस्तेमाल हुए। और फिर हमारे पास तो ये रेड हैंडेड कलभूषण जैसे लोग हैं जिनकी वजह से आपको ये लगता है ये सारी हिस्ट्री है ये ताल्लुकात की और उसी ने ये बिल्डअप किया है कि हालात जो है वो इतने खराब हो गए। अच्छा, मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा, मैं बिफोर वी गो टू हामिद मीर साहब, मैं विनोद शर्मा साहब साथ हैं सर? आप विनोद शर्मा साहब? सर जी विनोद शर्मा साहब, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ ये किस तरह से, कितना सीरियस मामला है दोनों मुल्कों का, इतनी बड़ी तादाद में एक दूसरे के सफारतकारों को निकालना और इल्जामात जिस तरह के लगे हैं, ये सर हाउ सीरियस थिंग्स आर बिटवीन द 2 कंट्रीज? देखिए, मेरी बात सुनिए, ये मैं तो काफी अरसे से भारत पाकिस्तान ताल्लुकात देखता हूँ और ये मुझे पहली बार बहुत अरसे के बाद ये लग रहा है कि भाई देखिए, आपने कुछ लोगों को, आपको शक है कुछ लोगों पे, हमको शक है कुछ लोगों पे, अब उन लोगों के नाम अखबारों में छपवा देना, फोटो छपवा देना, तो वो एक तरह से उनके लिए तो मुश्किल हो जाता है फिर उसके बाद रहना। दुनिया भर में जो हाई कमीशन हैं, एम्बेसीज हैं, फॉरेन मिशन हैं, वहां पर कई तरह के लोग कई तरह के काम करने के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, हर मुल्क उसको करता है, ये इट्स अ गिवन, यू नो। ठीक। और ये जो अभी हो रहा है, ये मैं समझता हूँ कि इस कुछ चीजों को बिगाड़ा जा रहा है जिसको दोबारा हमको नए सिरे से बनाना पड़ेगा। क्योंकि तशद्दुद और एट्रिशन जो है, इस तरह की टेंशन मैं समझता हूँ कि दोनों मुल्क ज्यादा देर तक नहीं झेल सकते और उनको झेलना भी नहीं चाहिए। और कोई ऐसा तरीका निकालना चाहिए कि बातचीत शुरू हो। ठीक। और बातचीत शुरू होगी, आप लोग कहते हैं कि आप लोग कश्मीर पे डिस्कशन करना चाहते हैं और हम लोग कहते हैं कि हम टेररिज्म पे डिस्कशन करना चाहते हैं, तो कोई ऐसा रास्ता निकालना पड़ेगा जिसमें से। ठीक है, आपको लगता है इतनी आगे तक चीजें नहीं जानी चाहिए? मुझे एक ब्रेक लेनी पड़ी है, मैं चाहूंगा हामिद मीर साहब और इम्तियाज गुल साहब की टेक हम इस ब्रेक के बाद जाने कि हालात अभी यहाँ पर ही रुकेंगे या क्या लगता है कि हालात इससे और भी खराब हो सकते हैं? डिस्कशन जारी है, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। हमारी आज की डिबेट पाकिस्तान और भारत के बिगड़ते हुए ताल्लुकात। हामिद मीर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले जो गुफ्तगू हुई, क्या उसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे और आपकी राय क्या है और क्यों हालात इस नहज पर आ गए हैं, इतने बिगड़ गए हैं? मैं इस राय से इत्तेफाक नहीं करता कि ये पहली दफा हालात इतने खराब हुए हैं। अच्छा, इसलिए कि आपको अगर याद हो तो 2003 में भी इसी तरह पाकिस्तान और भारत ने एक दूसरे के सीनियर डिप्लोमेट्स जो हैं उन पर स्पाइंग के चार्जेस लगा के उनको एक्सपेल किया था। इस वक्त पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, जलील अब्बास जिलानी साहब, ये 2003 में इंडिया में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर थे और इनको एक्सपेल किया गया था इंडिया से। इन पे इल्जाम ये लगाया गया था कि ये हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को कैश प्रोवाइड करते हैं और उसका एक सो कॉल्ड किस्म का एविडेंस भी इंडियन गवर्नमेंट ने क्लेम किया था। और इनके साथ 4 दूसरे पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स को इंडिया से एक्सपेल किया गया था और पाकिस्तान ने भी यहां से 4 जो इंडियन डिप्लोमेट्स थे उनको एक्सपेल किया था। और उनमें एक विपिन हांडा साहब थे जो यहाँ पे कमर्शियल काउंसलर थे और यहां से एक्सपेल होने के कुछ महीनों के बाद वो दिल्ली में जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की रॉ की जो बिल्डिंग है उसमें एक एस्केलेटर में एक हादसा हो गया था, उसमें उनकी मौत वाकया हो गई थी। तो उनका नाम मुझे इसलिए याद है कि उसकी खबर भी हमने इंडियन अखबारों में पढ़ी थी। अच्छा। कि उनको कुछ अरसा पहले यहां से पाकिस्तान से एक्सपेल किया गया और फिर वो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की एस्केलेटर में उनकी मौत वाकया हो गई थी। तो आपको याद होगा 2003 में इससे भी ज्यादा सख्त हालात थे। दोनों मुल्कों की फ्लाइट्स बंद हो गई थी और अगर मुझे याद है मैंने यशवंत सिन्हा का इंटरव्यू करना था तो मैं कोलंबो के रास्ते इंडिया गया था और वहां से भी अगर किसी को आना होता था तो वो कोलंबो के रास्ते से पाकिस्तान आते थे। तो उस वक्त भी काफी हालात खराब थे। आपको सबसे बड़ा फैक्टर क्या लगता है? इस वक्त जो टेंशन है, इस वक्त जो टेंशन है, ये टेंशन जो है शायद इसकी वजह यह है कि मकबूजा कश्मीर के हालात जो हैं वो काफी खराब हैं और उस पर सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि बहुत से दूसरे मुल्क जो हैं वो भी उस पर काफी परेशान है। तो ये मेरा ये ख्याल है कि ये जिस तरह 2003 में हालात बहुत खराब थे और फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम डायलॉग का प्रोसेस दोबारा शुरू हो गया था, तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि अभी भी हम एक दूसरे के डिप्लोमेट्स को एक्सपेल कर रहे हैं लेकिन कुछ अरसे के बाद डायलॉग का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। राइट। इम्तियाज गुल साहब, डू यू एग्री? एक तो पहले मेरा ख्याल है जो मीर साहब का पॉइंट है उन्होंने कहा ये पहले भी हो चुका है। क्या सूरत हाल इस वक्त आपको लगता है ये पहले जैसी है, साइकिल की तरह जो है वो पाकिस्तान भारत के ताल्लुकात चलते हैं या इस दफा गैर मामूली सूरत हाल है? देखिए, गैर मामूली शायद इस वजह से हो गई है कि एक बाकायदा सिस्टमेटिक अंदाज में हालात को ख़राब किया गया है। जो पॉलिसी नरेंद्र मोदी साहब ने इख्तियार की है पाकिस्तान के हवाले से, वो उसकी बुनियाद है रिसर्च एनालिसिस विंग यानी खुफिया इदारों के वो साहिबान जो इस वक्त उनके एडवाइज़र्स के तौर पे काम कर रहे हैं। उसमें अजीत दोवल साहब हैं, फिर एक अंसारी साहब हैं, वो भी रॉ के साहब का चीफ रहे हैं। तो बुनियादी तौर पे आप देखें वहाँ जो माइंडसेट है, एक तरफ आप देखेंगे इंतहाई दाएं बाजू का वज़ीर आज़म, फिर RSS और शिवसेना उनके पार्टनर्स हैं, साथ में साबका इंटेलिजेंस चीफ्स अजीत दोवल समेत वो उनके एडवाइज़र हो गए हैं। तो बड़ा एक इंतहाई ख़तरनाक कम्बिनेशन बन गया है जिसका बुनियादी मकसद था पाकिस्तान को सबक सिखाना, पाकिस्तान को घुटने टेकने पे मजबूर करना। और मैं सॉरी आप बेचैन हो रहे हैं लेकिन मैं आपको 2009 का एक इंडिया टुडे का एक टाइटल था, उसमें था कि हाउ टू टेम पाकिस्तान, नो हाउ टू टैकल एन ऑब्स्टिनेट पाकिस्तान, यानी एक इंतहाई गैर लचकदार पाकिस्तान का कैसे इलाज किया जाए। उस अजीत दोवल साहब भी थे और पार्था सारथी साहब भी थे जो पहले यहाँ हाई कमिश्नर रह चुके हैं और 10 और लोग थे। अभी 3 अक्टूबर का जो इंडिया टुडे का एक नया शुमारा आया है उसमें एग्जैक्टली इसी किस्म का टाइटल है कि हाउ टू टेम पाकिस्तान, यानी अब ये वही लोग हैं जो अब इक़्तिदार, वहीं से जो है ये चीज चली आ रही है जो कि आप देख रहे हैं। मैं बाकायदा एक पॉलिसी की सूरत को इख्तियार कर, मेरा ख्याल है जो आमिर मीर साहब ने जिक्र किया कश्मीर वाला मामला, और दूसरा आपका ये कहना है कि नरेंद्र मोदी और उनके जो आसपास वाले लोग हैं। विनोद शर्मा साहब, क्या वाकई ये 2 फैक्टर्स हैं आपकी नजर में? अब मैं क्या कहूँगा, आप लोग तो आप मुस्कुराए सर। नहीं, मैं सर मेरा ख्याल है आप हामिद मीर साहब को भी जानते हैं, इम्तियाज गुल साहब को भी बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। हाँ मिला दी। हामिद मीर साहब ने बड़ा एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव दे दिया और इम्तियाज साहब ने भी दे दिया और सब चल रहा है वहां पर। देखिए, बात सुनिए मेरी क्लियर।
कौन सा मिशन है दुनिया भर में जहां पर अंडरकवर एजेंट्स नहीं होते, ठीक। और कौन सा कंट्री है जिसको ये पता नहीं होता कि कौन अंडरकवर एजेंट है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम उनका पर्दाफाश अखबारों में कर रहे हैं। इसलिए हमने एक सिचुएशन की दोनों मुल्कों ने क्रिएट, ताकि बड़े पैमाने पे जो अफसरान है वहां से वापस जाए और वहां हमारे आप वापस घर आ जाए और आपके वापस घर आ जाए। और मैं सिर्फ इतनी सी बात करना चाहता हूँ कि ये वॉर ऑफ एट्रिशन भारत और पाकिस्तान में पहली बार नहीं हो रही, पहले भी कई बार हो चुकी है। लेकिन ये वॉर ऑफ एट्रिशन जो है मुसलसल नहीं चलाई जा सकती, कोई मुल्क नहीं चला सकता। और इसलिए मैं समझता हूँ देर से ना आए और दुरुस्त आए और जल्दी आए। ये आप वो हामिद मीर साहब वाली बात कह रहे हैं कि ये सच है, ये बात सच है कि कश्मीर में आज के दिन हमारे को बहुत प्रॉब्लम्स है, ये बात सच है। लेकिन ये बात भी सच है कि जो आपने कश्मीर बना रखा है अपनी तरफ, वो कोई बहुत बड़ा अट्रैक्शन नहीं है कश्मीरियों के लिए। आप ही मानते हैं इस बात को। वहाँ कितने फ्रीडम्स हैं, अच्छा, नॉर्दर्न एरियाज में कितने फ्रीडम्स हैं। तो हम लोग एक दूसरे पे उंगली उठाते रहते हैं और अपने घर को सही से संभाल के रख नहीं सकते हम लोग। तो ठीक है, right. डाउन टू द बेसिक ब्रॉस टैक्स, यू नो, और ईमानदारी से बातचीत की जाए। अब आप कह रहे हैं कि हमारे यहाँ एक नया निजाम आ गया, सच है नया निजाम आ गया है, उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है जिससे कि मैं कम से कम जाती तौर पर कई बार डिसएग्री करता हूँ, उनका है, लेकिन उनको जीत के इलेक्शन आए हैं, वो राज कर रहे हैं आज के दिन। और हम तो यही कह सकते हैं कि आप गलत कर रहे हैं, लेकिन वो जो चाहेंगे वो करेंगे, जो समझते हैं। राइट, अब एक मिनट दीजिएगा, मैं राइट, सेनेटर अब्दुल कयूम सर, डू यू एग्री टू व्हाट ही सेज? बात करने दीजिए ना जरा। अच्छा, मैं सर, चले आप बात पूरी कर लें, आप बात पूरी कर लें। मैं कयूम साहब, आपके यहाँ अगर इजाजत, इससे हमारे यहाँ ये माना जाता है कि आपके यहाँ जो निजाम, तो गवर्नमेंट चुनी भी जाती है, उनके पास ज्यादा पावर्स नहीं रहती। और जहाँ तक कम से कम जहाँ पर इंडिया पाकिस्तान का सवाल है, वहाँ पर जो आपकी फौज है, जो कि एक परमानेंट फिक्सचर है आपके इस्टेब्लिशमेंट में, उसका ज्यादा रोल रहता है। ठीक है, तो अब इसी चीज का जवाब लेने देना विनोद शर्मा साहब। मेरा ख्याल है, आई थिंक सेनेटर अब्दुल कयूम साहब इज द बेस्ट पर्सन टू आंसर दिस। ठीक है, वो कहते हैं कि भाई पॉलिटिकल लीडरशिप का रोल नहीं है, जो दूसरी एस्टैब्लिशमेंट का रोल ज्यादा है इस सारी चीज। ये तो एक रूटीन उनका हमेशा एक ब्लेम रहा है पाकिस्तान के लिए। देखें, मैं एक तो अप्रिशिएट करता हूँ शर्मा साहब की गुफ्तगू को। मैं अपने तौर पे ये कहना चाहता हूँ कि ये मुस्बत सोच की तरफ है, और काश के दिल्ली के अंदर जो हुकूमत है उसके जो कारिंदे हैं उनकी भी सोच इसी तरह मुस्बत हो और स्टेट्समैनशिप की तरफ जाएं, सिर्फ पॉलिटिक्स पाकिस्तान के साथ ना खेलें। देखें, इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस में हम ना कांग्रेस से खुश थे ना बीजेपी से खुश थे, लेकिन इवन देन उनके साथ भी सख्त ताल्लुकात के बावजूद शिमला मुआहदा हुआ, आगरा के अंदर मुलाकातें हुई, लाहौर का अपने तौर पे एक एफर्ट होती रही। अब जब से नरेंद्र मोदी साहब आए हैं, अच्छा, और आरएसएस की हुकूमत वहां कायम हुई है, ये विद इन इंडिया भी शर्मा साहब मुझसे ज्यादा जानते हैं कि वहां लोग ये करते हैं कि ये इनकी एक पॉलिसी, आप देखें लाइन ऑफ आप ये कह रहे हैं वो डोर नहीं खुल रहा, वो दरवाजा नहीं खुल रहा जहां पर जो है वो बातचीत हो सकती है। ये देखें ना, बातचीत ताली दोनों हाथों से बजेगी ना। अच्छा, पाकिस्तान का तो कोई इंसेंटिव नहीं है इंडिया के साथ वो एक टेंशन क्रिएट करके अपने जो ये मिलिटेंसी के ऊपर लगे हुए हैं, इकोनॉमिक रिवाइवल, एनर्जी, हमारे और बड़े मसाइल हैं। और पाकिस्तान के अंदर कोई इंडियन फोबिया भी क्रिएट नहीं, ना हमारे इलेक्शन का स्लोगन है वहां। तो मेरे ख्याल में इंडियन प्रेस के ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये सोच जो शर्मा साहब की है इसको आगे लेके चलें। लेकिन एक बात मैं कहूंगा, वो बार बार कह रहे हैं कि अंडर कवर अपॉइंटमेंट्स होती हैं, हर जगह पे होती हैं, लेकिन अंडर कवर अपॉइंटमेंट्स की भी हदूदों कयूद हैं कि आप क्या कर सकते हैं। अच्छा, आप दहशतगर्दी नहीं कर सकते, ठीक हो गया, आप फाइनेंस नहीं कर सकते एक्सप्लोजन्स को, और इस तरह के यहाँ जो नेटवर्क अभी मैं एक मिनट में सिर्फ ये जो दरवाजा खुलने वाली बात है, मेरा ख्याल है जरा बातचीत वाले इशू पर आते हैं। हामिद मीर साहब से मैं टेक चाहूंगा, मगर मीर साहब अगर सिर्फ आपकी इजाजत हो, शिवाम विद साहब एक और इंडियन जर्नलिस्ट है हमारे साथ मौजूद है। शिवाम, ये डोर खुलने वाली बात और फिर ये प्रेस वाली बात, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रेस का जो रवैया है वो हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा एक हॉस्टिलिटी वाला है पाकिस्तान की तरफ, ऐसा क्यों है इंडिया के अंदर? देखिए, प्रेस जो है एक हमारे यहाँ, ये सही बात है कि काफी हद तक राइट विंग नेशनलिस्ट हो गई है, लेकिन सब नहीं हुए हैं। पर उसका रीजन ये है कि जब दहशतगर्दी के इंसिडेंट होते जाते हैं एक के बाद एक, अगर आप डेटा देखें तो कश्मीर में जो फिदाइन अटैक हैं इस साल बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं।
बजाय कि पिछले साल के या उसके पिछले साल के। और पिछले 2-3 साल में एक ट्रेंड है कि मिलिटेंट अटैक्स जो है कश्मीर में फिदाइन वाले, खासकर के एलओसी के पास, वो बहुत बढ़ गए हैं। और उसका ऑब्वियसली कोई रीजन नहीं है हमारे लिए मानने का कि वो उसमें पाकिस्तान का हाथ है। लेकिन दूसरा जो प्रेस का रवैया है वो जाहिर है कि गवर्नमेंट के रवैये से भी, गवर्नमेंट के एटीट्यूड से भी थोड़ा सा उस पर असर पड़ता है। अच्छा। लेकिन जैसा कि आप लोग यहाँ कह रहे थे पीछे की ताली 2 हाथ से बजती है, तो अच्छी ताली तो कहीं से नहीं बज रही है। और जो पाकिस्तानी प्रेस से भी जो हमें मिलता है वो उसका बिल्कुल मिरर इमेज ऑपोजिट मिलता है। इंडिया कहता है पाकिस्तान ने किया, पाकिस्तान कहता है इंडिया ने किया। रास्ता इससे नहीं निकल पा रहा है कि कोई ये नहीं कह रहा है कि अब ये तू में बंद करो, बहुत हो गया, दलदल में घुसते जा रहे हैं हम दोनों लोग और रास्ता आगे निकल नहीं रहा है। अगर ये तू में बंद की जाए। ठीक है, राइट। तो मैं मीर साहब आपका इस पर कमेंट चाहता हूँ। ये दरवाजा जो खुलने वाली बात है, क्या ये क्यों नहीं हो रहा, ये विंडो क्यों नहीं खुल रही कि अच्छा ये इतनी हाइट पे चीजें चली जाएं और फिर उसके बाद जो कहीं दोनों मुल्क जो है वो एक दूसरे से राब्ता कर लें, कहीं बातचीत हो जाए? देखें, इसकी बुनियादी वजह यह है कि इंडिया में और पाकिस्तान में जो पीस लॉबी है विद द पैसेज ऑफ टाइम वो बहुत कमजोर हो गई है। इंडिया में जब भी आप किसी हमारे इंडियन दोस्त से बात करेंगे, इंटेलेक्चुअल से, राइटर से, एनालिस्ट से, तो वो सबसे पहले वो कहेंगे जी कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स बड़ी कमजोर हैं और फौज का बहुत किरदार है। तो अब इसमें हमारे माजी में अगर जाएं, हिस्ट्री में जाएं, तो बहुत सी ऐसे मिसालें मिलती हैं कि जिससे ऐसा लगता है कि शायद वो सही कह रहे हैं, लेकिन वो अपने मुल्क को नहीं देखते जहां पे डेमोक्रेसी है। और एक मिसाल मैं सिर्फ ये दूंगा कि 1989 में जब वजीर आजम बेनजीर भुट्टो और इंडियन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी के दरमियान सियाचिन पर एक एग्रीमेंट होने वाला था, तो उसको इंडियन आर्मी ने उसको वीटो कर दिया था। और ये बात जो है इसको कोई इनकार नहीं कर सकता। और इंडिया में भी अब डेमोक्रेसी होने के बावजूद वहां पे जो कुछ हो रहा है, तो वहां पे भी इंडिया की फौज का और सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट का किरदार बढ़ता जा रहा है। वहां पे आर्मी चीफ रिटायर होता है तो वो बीजेपी की गवर्नमेंट में शामिल हो जाता है, वो इलेक्शन लड़के किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी में चला जाता है। अब आप देखें कि पहले हमेशा वो कहते थे जी कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी कमजोर है, आपके मीडिया में बड़ी पाबंदियां हैं। अभी पिछले दिनों जब कश्मीर रीडर एक अखबार को बंद किया गया श्रीनगर में, तो उस पर किसी ने कोई शोर नहीं मचाया। और जब इंडिया की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट ने देखा कि एक अखबार बंद कर दिया और उस पर इंडियन खुश है, तो अब वो एनडीटीवी जो कि इंडिया का एक लिबरल टीवी चैनल है, अब उस पर भी एक दिन की पाबंदी लगाने जा रहे हैं। और ऐसा लगता है कि इंडिया में अब जो डेमोक्रेसी है वो काफी कमजोर होती जा रही है। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जिसमें मीडिया का किरदार बहुत अहम है, वो बहुत कमजोर हो रहा है। और नरेंद्र मोदी के दौर में इंडिया का जो मीडिया है उस पर इतनी पाबंदियां लग रही हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इंडिया में मीडिया और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कमजोर होगा, उस पर पाबंदियां लगेगी, तो इंडिया में जो पीस लॉबी है वो भी कमजोर होगी। इसी तरह पाकिस्तान में जब से नरेंद्र मोदी साहब ने अपनी एक स्पीच में ये कहा है कि जी मुझे हिंदुस्तान से और आजाद कश्मीर से और गिलगित बल्तिस्तान से बड़े खतूत आते हैं, तो उनकी उस स्पीच की वजह से पाकिस्तान में भी पीस लॉबी बहुत कमजोर हुई है। तो सर ये लॉबीज तो खैर कमजोर होगी। मैं यही फौज है ब्रेक के बाद इंटरफेरेंस करती है। इंडिया की फौज खुलम खुला सियासत में इंटरफेरेंस करिए, बल्कि अब इंडिया की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट तो इंडिया के मीडिया पर पाबंदियां लगा रही है, जो कि मेरे लिए बड़ी अफसोसनाक बात है। इसी पॉइंट पे वापस आते हैं। मैं जो हमारा इंडियन मेहमान है मैं उनकी राय जानना चाहूंगा। इस ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मीर साहब से भी हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। ब्रेक के बाद प्रोग्राम एक मरतबा फिर से खुशामदीद। हमारी आज की डिबेट पाकिस्तान और भारत के बिगड़ते हुए हालात, आखिर मामला क्या। विनोद शर्मा साहब, ब्रेक पर जाने से पहले हामिद मीर साहब ने कुछ बातें की, आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे सर। देखिए, जब हामिद मीर साहब मुश्किल में थे तो उस वक्त हम उनके साथ खड़े हुए थे। देखिए, ये जो हमारा प्रोफेशन है इसमें ये हैजत आते रहते हैं। सरकारें कहीं भी हो, जहां भी हो, वो बहुत जरूरत से ज्यादा इंडिपेंडेंट मीडिया पसंद नहीं करती है। और कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आम माहौल ऐसा बन जाता है कि आप सही बात करें तो लोग कहते हैं गलत बात कर रहे हैं। आज के दिन इंडिया में जो माहौल है उसमें बहुत सी हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, उसका भी रोल है, और जो क्रॉस बॉर्डर प्रॉब्लम्स है उसका भी रोल है। अब देखिए, मगर सर उनका जो पॉइंट है पीस लॉबी जो है, पीस लॉबी यहाँ पर भी है वहां पर भी, ये पीस लॉबी क्यों इतनी, मेरा ख्याल है आई थिंक ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बात थी कि वो लोग कहाँ गए हैं, आखिर वो भारत में नजर क्यों नहीं आ रहे। कौन लोग? पीस लॉबी जो ताल्लुकात की बेहतरी चाहते हैं। मैं बात कर रहा हूँ ना आपसे,
मैं लिखता हूँ, मैं अच्छा। छपता हूँ, मैं बोलता हूँ। ये बात अलग है कि मेरा जो ऑडियंस है वो कम हो गया है। वो तो रहमान यही मेरा बात कर रहे ऑडियंस हैं जो मुझसे सुनते थे, जो मुझे हामी भरते थे मेरे साथ, आम लोग जो थे, अच्छा। उनमें कमी आई है। सबसे पहला कैजुअलिटी किसी भी एथिक्स सिचुएशन में पीसनिक होता है, अच्छा, ठीक है। और हमको दोबारा पीसनिक को जिंदा करना है। पीस में वेस्टेड इंटरेस्ट डेवलप करना है, वायलेंस में नहीं करना है। ठीक है। और अच्छा, ये जो मैं अब सर सियासतदान क्योंकि जरा है मेरे और पास जो- टाइम कम है, मैं जरा फाइनल कमेंट लेना चाह रहा हूं। इम्तियाज गुल साहब, ये जो पीस वाली बात हुई, ये क्या मुमकिन है अभी मौजूदा हालात में? क्या ये उसी तरह साइकिल चलेगा जिस तरह से मीर साहब ने शुरू में बात की कि भाई पहले 2003 में भी यहाँ तक हालात, यहाँ तक चीजें गई थी, मगर उसके बाद फिर वापस आ गई थी? देखिए, बैन-अक़वामी ताल्लुकात में नामुमकिन कोई चीज़ नहीं होती। ज़रूरत की बुनियाद पर ये ताल्लुकात उस्तवार होते हैं। वो ज़रूरत इक़्तिसादी भी हो सकती है, सियासी भी हो सकती है, डिप्लोमेटिक भी हो सकती है। और माजी में मेरा ख्याल है जो मुंबई के जो हमले हुए थे, उस वक्त भी सूरत हाल इंतहाई ख़राब हो गई थी। और आपको पता है उस वक्त तो इन्होंने वीज़े के लिए बिल्कुल ऐसी शराइत कड़ी आयद कर दी थी कुछ अरसे के लिए। इस दफा मामला इस वजह से संजीदा है कि अफगान, पहले तो इल्जामात लगते थे कि अफगानिस्तान के कॉन्सुलेट के जरिए सब कुछ होता है, मगर इस दफा जो इल्जामात लगे हैं कि यहाँ पर बैठे लोग जो है वो ये सब कुछ कर रहे थे। ये तो देखें, जो कुछ हुआ ये अब इस वक्त जो हुआ है पिछले 2-3 दिन में, ये अदले का बदला है। वो हामिद सही कह रहा था कि इससे पहले भी 4-4, 5-5 मतलब ग्रुपों की सूरत में एक दूसरे के हम डिप्लोमेट्स निकालते रहे हैं। अच्छा। बाज़ औक़ात ये बाहर की दुनिया वाले देखते हैं तो वो कहते हैं क्या बचकाना ये हरकतें हो रही हैं दोनों तरफ से। असल मसला ये नहीं है, ये एक झलकी है ताल्लुकात की। ताल्लुकात ख़राब इसलिए हैं कि नैरेटिव, ऑफिशियल नैरेटिव या बयानिया जो है इस वक्त भारत में बना हुआ है वो टोटल पाकिस्तान के खिलाफ है, जिसकी वजह से विनोद साहब कह रहे हैं कि जो पहले मेरे लोग हाँ में हाँ मिलाते थे उनकी तादाद कम हो गई है। यानी वो जो आप बात कर रहे हैं कि पीस कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो कम हो गई है, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान को सबक सिखाना है, ये mindset है पाकिस्तान वहाँ को झुकाना है, क्योंकि और ख़ास तौर पे और ये mindset से take over जब कर से रहा है वो basically। बलूचिस्तान की बात हुई 15 अगस्त को नरेंद्र मोदी साहब ने कि कश्मीर की तरफ से आप तवज्जो हटा के सारी दुनिया की तवज्जो आप बलूचिस्तान पे राइट। आबिद मीर साहब, ये सर आपको क्या लगता है, क्योंकि पहले कुछ दिन पहले हमने ये भी सुना कि ये जो टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, फिर कुछ बाहर से भी प्रेशर आया, कहा गया पाकिस्तान और भारत से ऐसे मैसेजेस आए, मगर फिर हमने देखा ये भी रिसेंट एपिसोड हो गई। तो सर क्या बाहर से प्रेशर आएगा तो ये दोनों को बातचीत करेंगे, या फिर लड़ लड़कर थक कर फिर एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे? देखें, एक मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करता हूं, अगर किसी को बुरी लगे तो मैं माजरत ख्वाह हूं। हमारे अक्सर जो इंडिया और पाकिस्तान के मामलात हैं वो जब हम खुद तय नहीं कर पाते तो फिर वो बाहर वाले इंटरफेयर करते हैं और उनकी बात हम सुन लेते हैं। हम आपस में एक दूसरे की बात नहीं सुनते, लेकिन जब बाहर वाले बीच में आते हैं तो हम उनकी बात सुन लेते हैं। तो अब रिसेंटली अमेरिका और चाइना के दरमियान कुछ बैकडोर चैनल से कॉन्टैक्ट्स हुए हैं। अच्छा। और अमेरिका ने जिम्मेदारी ली है कि जी वो इंडिया को समझाएगा, और चाइना ने जिम्मेदारी है कि जी हम पाकिस्तान को समझाएंगे। अच्छा। अब ये पाकिस्तान और इंडिया इन दोनों एक दूसरे के डिप्लोमेट्स पे इल्जामात लगा रहे हैं, और ये जो इल्जामात हैं बड़े सीरियस हैं, इनकी इन्वेस्टिगेशन जरूर होनी चाहिए। लेकिन आप देखेंगे कुछ अरसे में कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ये टेंशन जो है ये अभी कुछ दिन और मजीद ऊपर जाएगी, लेकिन उसके बाद फिर ये जो वाशिंगटन और बीजिंग से दोनों तरफ एक कोई फोन कॉल्स होंगी, कुछ मीटिंग्स होंगी, और फिर कहीं बाहर बुलाकर समझाया बुझाया जाएगा और उसके बाद बातचीत शुरू हो जाएगी। लेकिन इसमें चाइना ने ये कंसर्न अपना शो किया है अमेरिकन को कि पाकिस्तान जो है वो तो हमेशा बातचीत के लिए तैयार रहता है, लेकिन मोदी साहब जो है वो अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की वजह से समटाइम्स इस तरह के काम कर जाते हैं कि जिससे टेंशन बहुत बढ़ जाती है। और अभी ये जो आजकल आपको लाइन ऑफ कंट्रोल पे बहुत ज्यादा टेंशन नजर आ रही है, इसके बारे में बहुत से लोगों का ख्याल है कि इसका ताल्लुक जो 2017 में कुछ यूपी और दीगर जगहों पे इलेक्शन होने वाला है उससे है। लेकिन जो बैकडोर चैनल से इंडिया, चाइना और अमेरिका के दरमियान जो बातचीत चल रही है, तो मुझे लगता है कि कुछ दिनों में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान टेंशन कम हो जाएगी। और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हम आपस में बातचीत करके अपनी टेंशन कम नहीं कर सकते, लेकिन जब दूसरे हमारे कान खींचते हैं तो दूसरों के कान खींचने पे हम बड़े अच्छे बच्चे बन के उनकी बात मान लेते हैं। अब्दुल कयूम साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ, ऐसी देखिए सूरत बात हाल यह है कि हामिद से मैं एग्री करता हूँ कि टेंशन तो थ्रू आउट आई नहीं रहती, कम होगी, लेकिन maintain नहीं हो सकती लेकिन इसी नहीं, पेज पर और इसी तरह ये खत्म भी नहीं होगी जब तक कि आपके इश्यूज ठीक नहीं होंगे। अभी जो प्रॉब्लम उठा है ना, ये इसलिए उठा है कि इंडियन लीडरशिप सरप्राइज हुई है इंडिजिनस मूवमेंट ऑफ कश्मीरीज जो लाखों में बाहर निकले हैं। फिर सेकंड एम्बेरसमेंट हुई है जो एक्सेसिव
यूज ऑफ फोर्स उनके खिलाफ की है, एब्सोल्युटली अनप्रेसिडेंटेड, ये जो पैलेट गन्स वगैरह फायर किए। और फिर उसके बाद उन्होंने ये उड़ी वाला मसला, जिसको हम कहते हैं कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, और देन के हमने सर्जिकल स्ट्राइक की है, ये सब एम्बेरसमेंट में इजाफा हुआ है, और साथ फिर वर्किंग बाउंड्री के ऊपर प्रॉब्लम हो गए। तो आपको लगता है कि सिर्फ ये बाहर से मुदाखले नहीं बल्कि जो इश्यूज हैं उनको भी ठीक करना एक्चुअल होगा? इश्यूज को ठीक करेंगे तो होगा। आपकी तारीख 70 साल के सामने अच्छा। ऊपर नीचे चलता रहा, ये अभी डाउन होगा फिर ये अप हो जाएगा, जब तक कि आप उस मसले को एड्रेस नहीं करेंगे। ठीक है, विनोद शर्मा साहब, योर फाइनल कमेंट सर, 30 सेकंड है मेरे पास बिफोर आई रैप दिस अप, डिबेट खत्म करूं। ये मेरी बात सुनिए, आप लोगों ने सब कुछ डिस्कस किया अपने लिहाज से, लेकिन आपने थोड़ा सा हमारे लिहाज से भी कुछ डिस्कस कर लेते तो जरा ज्यादा वैलिड डिस्कशन हो जाता है ये। अच्छा, देखिए, पठानकोट हुआ, उरी हुआ, बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स हुए जो कि हम कहते हैं कि क्रॉस बॉर्डर इवेंट्स थे, और उस पे कोई बातचीत हमने इस डिस्कशन में नहीं की। हम लोग मीडिया के रोल की बात कर रहे हैं। देखिए, जहां पर हमारी इस्टेब्लिशमेंट गलत है, हमको पॉइंट आउट करना चाहिए। हम कई बार अपने स्टैंडर्ड नेशनल नैरेटिव्स जो है उसी में उलझ के रह जाते हैं, और जो स्टैंडर्ड नेशनल नैरेटिव्स हैं वो लगातार बदल रहे हैं, इसी। और मैं ये समझता हूँ कि अमित मीर साहब ने कहा कि चाइना जो है वो नच करेगा पाकिस्तान को और यूनाइटेड स्टेट्स नच करेगा इंडिया को। होता है कई बार कि दूसरे लोग एडवाइस करते हैं जो फ्रेंडली कंट्रीज होती हैं, जिनको हम फ्रेंडली कंट्रीज मानते हैं, लेकिन आज के दिन ये प्रॉब्लम हमारे यहाँ बहुत ज्यादा संगीन इसलिए हो गई है कि जो एशिया पैसिफिक में जो रस्साकशी चल रही है, जो साउथ एशिया में रस्साकशी चल रही है, जो आजाद जो आपको के बोलते हैं, उसमें जो डेवलपमेंट है, जो चाइना की इन्वॉल्वमेंट बढ़ रही है, उसी तरह से हमारे यहाँ हमारी जो दोस्ती पाकिस्तान से और यूनाइटेड स्टेट से ज्यादा हो गई है, कुछ हमारी इजराइल से दोस्ती ज्यादा हो गई है। तो ये सब जो एलिमेंट्स हैं, इनको रिकंसाइल किए बिना बात बनेगी नहीं। ठीक है, राइट सर, मगर इश्यूज हल होने चाहिए। राइट करना चाह रहा हूं मैं विनोद भाई को। जी, हामिद मीर साहब वेरी ब्रीफली फिर कर दीजिए, मेरे पास टाइम खत्म हो चुका हुआ है। मैं सिर्फ गुजारिश ये करूंगा कि बिल्कुल विनोद शर्मा साहब सही कह रहे हैं, पठानकोट और उड़ी जो है वो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा धचका है, लेकिन विनोद भाई यहाँ पे कोयटा में भी जो है वो हमारे कुछ 56 लॉयर्स, 56 लॉयर जो हैं उनको उड़ा दिया गया, और फिर पुलिस कैडेट्स की जो ट्रेनिंग कॉलेज थी उस पर भी अटैक हुआ, तो उसके भी थे। हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो वो इंडिया के साथ जोड़ती है। ठीक है, राइट सर, मेरे पास टाइम खत्म हो गया। बहरहाल हामिद मीर साहब बहुत शुक्रिया, राइट, विनोद शर्मा साहब बहुत शुक्रिया, इम्तियाज गुल साहब, अब्दुल कयूम साहब, बहरहाल ये इश्यूज मेरा ख्याल है